जय हिंद साथियों, स्टडी ल्यूसम के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे परिसीमन के बारे में। ठीक है, आप लोग अभी कुछ दिनों से आप लोग अक्सर न्यूज़ चैनल पर परिसीमन के बारे में सुने होंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो नेताएं हैं, चाहे तो वो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या फिर और भी जो सारे नेता हैं, उन सभी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई थी। तो आखिर परिसीमन क्या होता है, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, आज हम लोग इस वीडियो में उन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला परिसीमन क्या होता है। परिसीमन का मतलब होता है कि ये एक मतलब प्रणाली है जिसके अंतर्गत या फिर जिसके तहत आप कह सकते हैं किसी भी राज्य की जो विधानसभा है या फिर केंद्र की लोकसभा, इसकी सीटों का मतलब पुनर्निर्धारण किया जाता है। मतलब फिर से उसको निर्धारण किया जाता है, फिर से उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि आज के 10 साल पहले या 20 साल पहले किसी जो राज्य की जो आबादी थी, वो मान लेते हैं अगर एग्जाम्पल के लिए अगर 5 करोड़ थी, तो आज 20 साल के बाद भी जो होगा वो उसके राज्य की आबादी 5 करोड़ तो नहीं होगी, वो तो बढ़ गया होगा ना। तो क्या उसके अनुसार से जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, तो उसके अनुसार से तो वहाँ का जो लोकसभा का जो सीट होगा या फिर वहाँ पर जो विधानसभा का सीट होगा, वो सीट भी तो बढ़ना चाहिए ना, कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसी को जब लोकसभा की सीटों को या विधानसभा की सीटों को जब बढ़ाने का कोई प्रोसेस होता है, तो उसी को हम लोग परिसीमन कहते हैं। ठीक है, मतलब उन सीटों पर फिर से उसका निर्धारण मतलब पुनर्निर्धारण किया जाता है। क्लियर। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर परिसीमन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला परिसीमन की जो शुरुआत हुई थी वो 1952 में इसके लिए संसद में एक विधेयक लाया गया था। ठीक है, विधेयक और बिल जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, और एक एक्ट होता है मतलब कानून होता है। तो विधेयक और कानून ये थोड़ा में से दोनों में से डिफरेंस होता है। देखिए, जब भी संसद में कोई चीज़ का प्रस्ताव आता है उसको हम लोग विधेयक बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि संसद में अगर वो प्रस्ताव आएगा तो हर प्रस्ताव जो होगा वो पारित हो जाएगा संसद से, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जब कोई प्रस्ताव अगर संसद में आया तो उसको विधेयक बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो प्रस्ताव संसद भवन से पास हो गया और राष्ट्रपति का उनके ऊपर ठप्पा लग गया, तो क्या हुआ, अब वो जो विधेयक था वो कानून में मतलब अब वो विधेयक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ना। तो सबसे पहला परिसीमन का जो विधेयक आया था वो कितने में आया था, तो 1952 में आया था। ठीक है, अब इसका बात करते हैं कि आखिर विधेयक आया था, तो एक परिसीमन आयोग भी है, उसके बारे में हम लोग कहीं दूसरे वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी मेरा थीम ये है कि जम्मू कश्मीर में आखिर कुछ क्या बड़ा होने वाला है उसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए, इसमें परिसीमन आयोग में टोटल जो है ना, इसके सदस्य में कौन कौन से आएंगे, जिसमें से सदस्य में एक इसका अध्यक्ष रहेगा और अध्यक्ष के साथ साथ 2 और मेंबर रहेंगे। अध्यक्ष के साथ साथ कितने मेंबर, 2 मेंबर रहेंगे। ठीक है, 2 मेंबर या फिर ये 2 मेंबर के साथ साथ इसमें से 7 मेंबर भी हो सकते हैं। कितने मेंबर हो सकते हैं, 7 मेंबर भी हो सकते हैं। और ये जो 2 मेंबर से लेकर के 7 मेंबर मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 7 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं ये आखिर कहाँ से आएंगे, तो ये हर राज्य के जो विधानसभा के जो सदस्य होंगे या फिर लोकसभा में जाने वाले जो सदस्य होंगे, उन सभी को ही चुना जाता है। ठीक ना। तो मतलब इसके सदस्य की बात करेंगे तो अध्यक्ष, और अध्यक्ष के अलावा इसमें से 2 सदस्य मिनिमम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 7 सदस्य हो सकते हैं। क्लियर। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये परिसीमन जो आयोग है, मतलब परिसीमन मतलब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिलिमिटेशन। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में परिसीमन आयोग को। तो परिसीमन आयोग जो था, ठीक ना, तो इसका जो गठन किया गया था वो 2002 में किया गया था। कितने में किया गया था, 2002 में किया गया था परिसीमन आयोग का गठन। क्वेश्चन पूछा था एक बार एग्जाम में कि परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 2002 में किया गया था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे, क्योंकि जब आयोग जब होगा तो कोई अध्यक्ष भी तो होना चाहिए ना आयोग का। ठीक है, तो इसका जो आयोग अध्यक्ष थे वो थे कुलदीप सिंह। ठीक है, कौन थे, कुलदीप सिंह। ठीक है, और ये जो कुलदीप सिंह थे वो सेवानिवृत्त थे, सेवानिवृत्त थे, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे। ठीक है, अब देखिए कुलदीप सिंह यहाँ पर ये दूसरे वाले कुलदीप सिंह है। अब वो वाले कुलदीप सिंह मत समझिएगा, जो कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में लौंगेवाला में बहुत जबरदस्त तरीके से धोए थे, वो कुलदीप सिंह नहीं है, ये कोई दूसरे कुलदीप सिंह है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो थे वो एक जज थे। सेवानिवृत्ति का मतलब होता है कि वैसे लोग जो सेवा दे चुके हैं और सेवा देने के बाद अब उनका समय खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मतलब अब वो सेवा से मतलब एक तरीके से इस्तीफा उनको मिल गया है, अब उनका सेवा खत्म हो चुका है, रिटायरमेंट हो गया, तो उनको सेवानिवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, कुलदीप सिंह थे, और जो सेवानिवृत्त हो चुके थे कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं कि जब 2002 में जब इस आयोग का गठन किया गया, मतलब परिसीमन आयोग का जब गठन किया गया, तो आयोग जब गठन होता है तो आयोग उसके ऊपर रिसर्च करती है, आयोग उसके ऊपर में छानबीन करती है कि आयोग को कैसे काम करना चाहिए, उसको उसका प्रतिवेदन देना पड़ता है। ठीक है, तो प्रतिवेदन का मतलब होता है कि रिपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, अब जो ये परिसीमन आयोग का जो गठन 2002 में किया गया था,
जिसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे। और इसका जो प्रतिवेदन दिया गया, मतलब इस आयोग का जो रिपोर्ट आया वो 2008 में आया। कितने में आया? 2008 में आया, ठीक है। और इस 2008 में आया और उसके बाद तुरंत में ही संसद में जो है इसको अच्छे तरीके से पारित करवा दिया गया, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं कि चलिए तो करवा दिया गया तो समझ लिए, लेकिन अब इसमें से आखिर क्या चीजें हैं? परिसीमन आयोगों का जो मतलब कह सकते हैं कि उल्लेख जो है वो हमारे भारतीय संविधान में कहां पर है, ठीक है। तो परिसीमन आयोग का जो उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में, कितने में है? हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 मतलब 82 में ये कहता है, ठीक है, कि हमारे देश में परिसीमन आयोग होगा। परिसीमन का मतलब मैंने आपको समझाया कि जब लोकसभा और विधानसभा का जब विस्तार करना हो, ठीक है, जब या फिर जब उसके ऊपर फिर से जब हम लोग उसको कह सकते हैं कि हम लोग को उसको बढ़ाना हो, पुनर् मतलब उसके ऊपर विचार करना हो कि उसको कितना सीट कहाँ बढ़ाना चाहिए, या फिर कौन से राज्य को कितना सीट और बढ़ा के देना चाहिए, या फिर किसको घटाना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 82 है, इसका कहना है कि जो परिसीमन आयोग का जो गठन होगा वो हर 10 साल पर होना चाहिए। कितने ईयर्स पर? 10 ईयर्स पर, मतलब हर 10 साल पे जो होगा वो इस परिसीमन आयोग का गठन होना चाहिए, ठीक ना। मतलब गवर्नमेंट अगर चाहेगी, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि 10 साल में है तो 10 साल में करना ही करना है, ऐसा नहीं है। सरकार चाहेगी तब ये 10 साल में जो होगा वो परिसीमन आयोग का गठन सरकार कर सकती है, और उसके तहत जो होगा वो किसी भी राज्य का जो उसका जो लोकसभा का जो सीट होगा उस राज्य के अंदर, या फिर जो विधानसभा का सीट होगा उसके सीटों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्लियर? अब देखिए, ये जो 10 साल है ये जनसंख्या के अनुसार ये डिपेंड होता है। जैसे देखिए, अब गवर्नमेंट के पास सब चीज़ का रिकॉर्ड है। अब देश में कितने आदमी हैं, तो 2011 में जनगणना हुआ था, फिर 2021 में जनगणना होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होगा वो सारा काम हर 10 साल में जो होता है देश की जनगणना होती है, और वो 10 साल में जनगणना होने के बाद ही परिसीमन आयोग के पास ये रिपोर्ट जाता है कि हमारे देश में कितने आदमी हैं, और जब सरकार चाहेगी तो परिसीमन आयोग का गठन करके फिर किसी भी राज्य का जो लोकसभा या विधानसभा का जो सीट है उसको वो बढ़ाने या घटाने का काम करेगी। क्लियर? चलिए अब हम लोग इसमें से देखते हैं कि चलिए अब हो गया कि ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 82 कहता है, ठीक ना। उसी आर्टिकल 82 में ही जो है वो परिसीमन आयोग के मतलब डिलिमिटेशन का व्याख्या किया गया। क्लियर? अब हम लोग इसमें से देखते हैं कि चलिए अगर किया गया था, अगर भारतीय संविधान में अगर इसका अगर व्याख्या किया गया है तो लोकसभा का सबसे आखिरी बार परिसीमन कब हुआ, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लोकसभा का कि आखिर लोकसभा का सबसे आखिरी बार परिसीमन कब किया गया। तो लोकसभा का सबसे आखिरी बार परिसीमन 1971 में किया गया। कब किया गया? 1971 में किया गया। और अभी तक जो लोकसभा की जो सीटें हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं कि लोकसभा में 545 सीटें हैं, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ते हैं इस तरह से कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कि अभी हम लोग इतना पे वोट करते हैं, इतना ये करते हैं, ठीक है। तो वो लोकसभा एक अलग टॉपिक है, जब हम उसमें से पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो ये जो अभी जो हम लोग यहाँ पर जो जितने भी सारे जो लोकसभा की सीटें हैं वो लोकसभा परिसीमन 1971 के अनुसार चल रहा है। मतलब 1971 में ये डिसाइड हो गया था सारा सीट, और अभी तक वो चलते ही जा रहा है। और अब ये जो है वो 2026 तक फिक्स है। कितने तक फिक्स है? 2026 तक ये फिक्स है। और 2026 तक जब ये फिक्स है तो 2026 के बाद ये फिर चेंज हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जब 2026 के बाद जब ये चेंज हो जाएगा तो आखिर किसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो चेंज होगा वो जैसे मैंने आपको बताया कि परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया था वो 2000 कितने में किया गया था? 2 में किया गया था, ठीक है। तो 2002 में जब इसका गठन किया गया था तो इसमें से ये उसी समय इसमें से ये संशोधन कर दिया गया था भारतीय संविधान में कि 2026 में जब हम लोकसभा परिसीमन का जब हम फिर से जब हम सीट को बढ़ाएंगे 2026 में, तो 2026 के नजदीक वाला जनगणना कौन सा रहेगा? 2021 रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हर 10 साल पर होता है। 1991 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, फिर 2021 में होने वाला है, ठीक है। तो आपको लगेगा ना कि 2026 में अगर परिसीमन अगर होगा फिर से लोकसभा का तो इसका मतलब 2021 के जनगणना के अनुसार होगा, लेकिन आप गलत हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर नियम यह कह रहा था, जब संशोधन हुआ संविधान में तो उनका यह कहना था कि आयोग का जो गठन किया गया था वो 2002 में किया गया था, और उसी समय ये बात फिक्स हो गई थी कि ये जो 1971 में लोकसभा का जो परिसीमन हुआ था, जब उसको फिर 2026 के बाद किया जाएगा तो वो 2021 के जनगणना के अनुसार ना होकर के वो 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। अब पूछेंगे कि सर 2001 की जनगणना के अनुसार क्यों? क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार ये इसलिए होगा क्योंकि आयोग का गठन कितना 2002 में किया गया था। अब आयोग का गठन तो उस समय कर दिया गया, आयोग का जो प्रतिवेदन था मतलब रिपोर्ट आया था वो 2008 में आया था। अब गलती यहाँ की गवर्नमेंट की है ना, अब वो क्या करेगा, वो तो संविधान में संशोधन हो चुका है ना, तो वो जो जब भी सुधार होगा जब लोकसभा की सीटों का तो वो 2001 के जनगणना के अनुसार होगा, ना कि 2021 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर? चलिए अब हम लोग उसी तरीके से बात करते हैं। आज हम लोग का मेनली हम लोग का वीडियो का थीम यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर में कुछ क्या बड़ा हो रहा है, जम्मू कश्मीर में कैसे काम चल रही है, ठीक है।
तो जिस तरीके से लोकसभा यहाँ पर है, तो जैसे आप लोग को पता है कि पहले तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 मतलब धारा 370 और 35 ये था, जिसको अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2019 में जो है वो हटा दिया गया 5 अगस्त को, ठीक है। तो उसके बाद से जो है वहाँ के जितने भी सारे जो नेता हैं उनके सभी के पेट में जो है वो दर्द हो रहा है, मतलब क्योंकि उनका जो है वो राजनीति, उनका जो दुकान चल रहा था वो बंद हो गया, ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में उसका जो विधानसभा था, ठीक है, तो उसमें जो परिसीमन जो किया गया था वो 1995 में आखिरी बार किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अभी आखिरी बार लोकतंत्र का परिसीमन कब किया गया था, तो 1971 में किया गया था। मतलब जो लोकतंत्र में मतलब क्या, जो संसद भवन के अंदर हमारा जो लोकसभा की सीटें हैं, ठीक ना, जहां से हम लोग अपने सारे सांसद को चुन के भेजते हैं, जो हमारे लिए कानून वगैरह बनाने का काम करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसकी जो परिसीमन हुआ था वो आखिरी बार 1995 में हुआ था, और 1995 से लेकर के उसी 1995 वाला परिसीमन से लेकर के 96 के बाद से अभी तक में, ठीक है, उसी परिसीमन के अनुसार जो होता था वो सारा जम्मू कश्मीर में चुनाव वगैरह विधानसभा का चुनाव को कराया जाता था, क्लियर। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को जब मोदी कैबिनेट, गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी ने जब ये निर्णय लिया कि नहीं धारा 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से हटाना, खैर ये बहुत अच्छी बात थी। कुछ लोगों का पेट में तो दर्द हो रहा था क्योंकि उन लोगों की राजनीति दुकान है, ठीक है। हर चीज़ में देश का विरोध करना ठीक नहीं है, हर चीज़ में सब चीज़ का विरोध करना ठीक नहीं है। धारा 370 को हटाना बहुत बड़ी, भारत के लिए एक बहुत बड़ी मतलब बात आप कह सकते हैं। 35 को हटाना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि वहाँ के नेताओं इतने मनबड़ वो लोग हो गए थे ना कि उन लोगों को एक बार कुचलना जो था बहुत जरूरी था। अब चलिए देखिए, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग जो है ना वो उनका परिसीमन 1995 के अनुसार जो है वो 96 से लेकर अभी तक चल रहा था, मतलब 2019 तक, जब तक जो है वो धारा 370 नहीं हटा था, क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये हम लोग जब धारा 370 को जब मोदी कैबिनेट ने हटा दिया तो उस समय अमित शाह का संसद भवन में एक स्टेटमेंट आया था, आपको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर उस समय जो था वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख था। जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को थोड़ा सा अलग माना जाता था। लद्दाख के साथ हमेशा वही व्यवहार किया जाता था जो सौतेली माँ सौतेले बेटे के साथ व्यवहार करती है, ठीक है। अब उसकी जब उस समय बात हुआ था तो उस समय संसद भवन में अमित शाह का स्टेटमेंट आया था कि हम जम्मू कश्मीर का परिसीमन करेंगे और जम्मू में जो सीटें हैं, ठीक है, क्योंकि कश्मीर के में जितनी सीटें हैं विधानसभा की उसके अनुसार अगर हम देखें तो जम्मू के पास कम सीटें हैं विधानसभा की, जबकि जम्मू में हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है और कश्मीर में जो है वो मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पर ज़्यादा विधानसभा की सीटें रहने के कारण जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा है वहाँ पर ज़्यादा दबदबा जो होता था वो कश्मीर के लोगों का होता था और जम्मू के लोगों को उतना अधिकार नहीं मिलता था जितना कि उनको अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर का सिनेरियो क्या है। क्या देखिए, अब हम लोग जम्मू कश्मीर का भी सिनेरियो क्या है, ठीक है। वहाँ पर चाहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ पर उमर अब्दुल्ला हो, ठीक है, या फिर वहाँ पर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो, आखिर जम्मू कश्मीर के जो नेता लोग हैं उन लोगों का इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमेशा वो पाकिस्तान का राग क्यों अलापते हैं, ठीक ना। वो लोग ऐसे करते हैं जैसे कुछ लोग अपने बाप की औलाद ना होकर पड़ोसी की औलाद होते हैं। अब देखिए इसमें से क्या है, अभी अगर हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग अभी जम्मू कश्मीर का अगर हम लोग सिनेरियो को समझें तो जम्मू कश्मीर में अब जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है उसके बाद जम्मू कश्मीर को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया। एक तो जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा जो है वो लद्दाख, ठीक है। 3 क्षेत्र में उसको डिवाइड कर दिया गया, क्लियर। अब देखते हैं कि आखिर इसका सिनेरियो क्या है। देखिए हम यहाँ पर 2011 का जो जनगणना हुआ था हम उसका यहाँ पर आपके सामने कुछ आंकड़ा रखेंगे, ये पब्लिक डोमिनियन में है, आप अगर चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2021 का तो अभी जनगणना हुआ नहीं है तो हम 2011 का जनगणना को हम लेकर के आपको समझाने का यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग टोटल आबादी की अगर बात करें तो वहाँ पर 1,25,00,000 आबादी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। कितनी? 1,25,00,000 आबादी, ठीक है। उसमें से मुस्लिम आबादी जो है वो लगभग 85 लाख है। कितनी आबादी है? 85 लाख आबादी जो है वो मुस्लिमों की आबादी है और लगभग 35 लाख वहाँ की आबादी जो है वो हिंदू की आबादी है, ठीक है। और लगभग 2,30,000 जो है वहाँ पर सिख धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं, मतलब सिख लोगों की आबादी लगभग 2,30,000 के लमसम है। हम आपको एक राउंड फिगर बता रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर समझते हैं कि देखिए हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ों को आप ऐसे समझिए कि जम्मू में जो है ना यहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर जम्मू में ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं और यहाँ पर जो है वो कश्मीर में जो है ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि आप इसको थोड़ा सा ये सिनेरियो को छोड़ करके, ये तो एक राउंड फिगर था कि टोटल जम्मू एंड कश्मीर का सिनेरियो क्या है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, हम अलग अलग समझाते हैं कि जम्मू का क्या सिनेरियो और कश्मीर का क्या सिनेरियो। देखिए जम्मू में टोटल आबादी जो है वो 53,50,000 के लगभग आती है और इस
परिसीमन जब हुआ था लास्ट, जब 1995 में जब परिसीमन हुआ था जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए, तो उस समय जो है वो जम्मू को मात्र विधानसभा की 37 सीटें मिली थी। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जम्मू में हिंदू वहां पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जबकि कश्मीर में मुस्लिम लोगों का जो मतलब वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर हम लोग कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में लगभग 68,94,000 लोग रहते हैं और यहाँ पर जो है वो विधानसभा की लगभग 46 सीटें हैं। ठीक है, कितने सीटें हैं? 46 सीटें हैं। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए कि जम्मू में जो है वो मात्र 37 सीटें और कश्मीर में जो है वो 46 सीटें विधानसभा की सीटें थी। ठीक है, अब इन सीटों में क्या होता था कि यहाँ पर कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी जो है वो ज़्यादा जम्मू में है, तो इससे हिंदू लोगों को कश्मीर की जो विधानसभा वहाँ पर जो है उन लोगों का प्रतिनिधित्व उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता था जितने अच्छे तरीके से उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब जब 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 और 35 को जब हटा दिया, भारत की संसद ने जब हटा दिया, तो उस समय अमित शाह का एक स्टेटमेंट आया था कि हम +7 सीट जो है वो हम जम्मू को और देंगे। जब परिसीमन हम करेंगे तो 7 सीट जो है वो जम्मू को हम और देंगे। तो इस तरीके से अब क्या कहेंगे कि 37 सीट और प्लस अगर हम 7 करते हैं तो टोटल जो होता है वो 44 सीट हो जाता है। मतलब जम्मू के पास 44 सीट और कश्मीर के पास टोटल 46 सीट, इस तरीके से हो जाता है। मतलब दोनों का जो फासला होगा वो बहुत ज़्यादा का अंतर होने वाला नहीं है। आपको जान के ये ताजुब होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। ये बात तो खैर किसी से छुपी नहीं है। खैर ये भारत के इतिहास का, एक लोकतंत्र का एक बहुत काला अध्याय था वो। लेकिन अब हम लोग कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है, जो हिंदू मुख्यमंत्री आज तक बने हैं या फिर किसी ईसाई धर्म या सिख धर्म से कोई भी मुख्यमंत्री बने हैं। जब भी अभी तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बने तो सारे के सारे मुस्लिम धर्म के मुख्यमंत्री बने हैं। चाहे तो हम लोग महबूबा मुफ्ती की बात करें, ठीक है, जो हमेशा पाकिस्तान का राग लाते रहती है, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि क्यों हमेशा खाते इंडिया के हो गाते पाकिस्तान के हो। वैसे लोगों को तो इलेक्शन कमीशन को उनके ऊपर कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। खैर हमारे इलेक्शन कमीशन भी क्या कहें, जितना जो पैसा देता है उनके लिए उतना डांस करती है। अब उसी तरीके से जो है वो आप चाहे तो अमर अब्दुल्ला की बात करें या तो आप शेख अब्दुल्ला की बात करें, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पर जितने भी सारे जो इलेक्शन के जितने भी सारे जो मेन जो लीडर है, फिर जो इतने भी सारे जो पुराने मुख्यमंत्री हैं, उन सारे मुख्यमंत्रियों ने इस जम्मू कश्मीर का धारा 370 को उन लोगों ने इस तरीके से जकड़ लिया था और उन लोगों ने अपने मतलब कह सकते हैं कि पारिवारिक बैकग्राउंड को मजबूत करने के लिए उन लोगों ने इस चीज़ को इतने मजबूती से जकड़ा ताकि हमारा जो है वो बैकग्राउंड खतरे में नहीं आए, हमारा जो है वो राजनीतिक दुकान चलते रहे। और जिसके कारण जो है वो लोग हमेशा धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती का कल ही स्टेटमेंट आया है कि हम जब भी हम लोग आएंगे तो फिर से हम लोग धारा 370 को लाएंगे, ठीक है। तो वो चाहे वो खैर हमको राजनीति में नहीं जाना है, लेकिन हमारे देश के लिए जितने भी सारे जो लोग होते हैं सभी के लिए सबसे ऊपर देश होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब जम्मू को अगर 7 सीटें मिल जाएगी परिसीमन के बाद तो टोटल जम्मू को 44 सीटें मिल जाएगी और जब कश्मीर को जो है इसमें से कोई सीट नहीं मिलेगा तो मतलब ये 46 का 40 सीट रहेगा। भारत यहाँ पर एक चाल और चल रहा है। भारत अभी जो हम लोग का जो कश्मीर की जो विधानसभा है उसकी कुछ सीटें खाली रहती है जो पीओके के एरिया वाला सीट है, ठीक ना, जिसमें हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तानी होते हैं वो इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। उसकी कुछ सीटें जो है वहाँ पर खाली है। गवर्नमेंट का ऐसा कुछ खबरें जो है वो लीक होकर के आ रही है ऐसा कि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि कुछ जो इसमें जो 7 सीटें जो बढ़ाई जाएगी इसमें से कुछ ऐसे लोगों का भी प्रतिनिधित्व रहेगा, ठीक है, जो पीओके वाले एरिया से इधर आए हैं, मतलब उनको भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिलेगा। और इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो जम्मू कश्मीर के दिल की जो दूरी है और जो दिल्ली की दूरी है, इन दोनों की दूरियों को जो है वो धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके के अगर आपको कोई करंट अपडेट के लिए अगर आपको मतलब कोई न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को आप अच्छे तरीके सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करके भी बताइए, ठीक है, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।